तो फिर से बेटा समझ लेते हैं क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है। और पोटेंशियल में क्या फर्क है कि अगर 0 डिग्री पर कैलकुलेट करते हैं तो उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, और अगर 25 डिग्री पर करते हैं तो उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल में 0 डिग्री से हम आगे ले जाते हैं, तो ऑलरेडी हम इतना टेम्परेचर उसको दे चुके होते हैं, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा हायर होगा। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। इस लाइन का मीन्स है आइसोलेटेड में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ फिर से डाउट आ गया कि आइसोलेटेड गैसियस स्टेट क्या होती है। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट क्या होती है कि ये मेटल तो सॉलिड होता है, हमने जब इसको शुरू में एनर्जी दी तो उस एनर्जी का यूज इसने गैसियस स्टेट में बदलने के लिए कर लिया। अब ये अकेला है, एक है और गैस में है, तो इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। मतलब गैस में से ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, सॉलिड में से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। अब मैंने इस मेटल को गैस में और एनर्जी दी तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, फिर और एनर्जी दी तो सेकंड भी रिमूव हो गया, फिर और एनर्जी दी तो थर्ड भी रिमूव हो गया। इसको कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन। क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, हमेशा 3 2 से ज्यादा होगी और 2 हमेशा 1 से ज्यादा होगी। क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, पर वो आपको एग्जाम में फंसाएगा। कैसे? इस तरह कि मैग्नीशियम की फर्स्ट आई और ये सेकंड, कौन ज्यादा होगी? कौन सी ज्यादा होगी तनीषा? कौन सी ज्यादा होगी, 2 या 1? 2 इज ऑलवेज ग्रेटर। अब बच्चे ना इसमें फंस जाते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन को देखने लगते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन इस कॉन्फ़िगरेशन से हर हालत में स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाएगा, तो बच्चे को लगेगा कि इसमें से निकालना डिफिकल्ट है और इसमें से निकालना आसान है, तो वो कहेगा 1 ज्यादा है 2 से। नहीं, 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर बात? क्लियर हो गई बेटा बात? आगे बढ़ो। अब हम देखते हैं ध्यान से अगली प्रॉब्लम। पोटेंशियल हमेशा बड़ा होता है, अब ध्यान से देखना बेटा, ये एल्यूमिनियम प्लस है और ये +2, दोनों का डिफरेंस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल हो। अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस 16 से ग्रेटर है, क्योंकि देखो 19 ग्रेटर है 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हमेशा लोअर स्टेबल होगी। तो इस केस में कौन स्टेबल होगी? एल्यूमिनियम प्लस मोर स्टेबल। अगर डिफरेंस 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर है तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल, और अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ठीक है ना, तो फिर हायर स्टेबल होगी। एग्जाम्पल बेटा, एल्यूमिनियम प्लस बदला एल्यूमिनियम +2 में, और एल्यूमिनियम +2 बदला एल्यूमिनियम +3 में।
दोनों का डिफरेंस है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ अब कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी बेटा? तो अब ज्यादा स्टेबल होगी Al+3, मोर स्टेबल। क्यों होगी? क्योंकि दोनों का डिफरेंस 11 से कम है। तो फिर एक कुतर्की बच्चा पूछेगा अगर 11 और 16 के बीच में हुआ तो क्या होगा? अगर किसी का डिफरेंस 11 और 16 के बीच में हुआ तो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। जैसे गैलियम प्लस, ठीक है ना, गैलियम प्लस से +2 बना, या ये मैं बना देता हूं, और ये गैलियम प्लस से +2, और गैलियम +2 से +3, और इसका डिफरेंस मान लिया 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। जो मिडिल वाली ऑक्सीडेशन नंबर है वो एक हायर में बदल जाएगी और एक लोअर में। एग्जाम्पल, गैलियम प्लस अपने आप गैलियम+3 में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे एक गैलियम का रिडक्शन हो गया और एक गैलियम का ऑक्सीडेशन। बैलेंस करने के लिए इसे 3 कर लेंगे, ये 2। क्लियर? तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो इन दोनों ने लेकर अपने आप को 0 में बदल लिया। तो अगर डिफरेंस 11 और 16 के बीच में हुआ तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, 16 से ज्यादा हुआ तो लोअर स्टेबल, 11 से कम हुआ तो हायर स्टेबल। और ये बात 11th में नहीं आती है, तो जो भी 11th का हो इस पर नाइस लिख लो। मोस्ट प्रोबेबल ये एग्जाम में नहीं आ सकता, पर कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और ये वाला फैक्टर स्पेसिफिकली ग्रुप का है, क्योंकि ग्रुप में साइज बढ़ता है, इसलिए ग्रुप में आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोस्टली केस में डिक्रीज कर। तो मैं यहां लिख देता हूं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। लास्ट क्लास में जब मैंने साइज पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ग्रुप में साइज बढ़ता है और बाकी सब डिक्रीज होता है। तो अगर आप एक लाइन भी याद रखोगे तो आप बहुत सारा काम कर सकते। नंबर दूसरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्टार, और Z स्टार को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये वाला फैक्टर स्पेसिफिकली पीरियड का आंसर। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाएगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको स्लेटर कांस्टेंट निकालना सिखाया था, तो इसकी वैल्यू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की 1.30 थी। तो कोई बता सकता है बेरिलियम की कितनी होगी? अगर इसमें 0.65 जोड़ दें तो ये आ जाएगी, और बोरॉन में फिर 0.65 जोड़ दें तो अप्रोक्स कितना हो गया? 2.6, और फिर बेटा जोड़ दें तो 3.25। लमसम है पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो बेटा, इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। नंबर थर्ड फैक्टर,
नंबर थर्ड फैक्टर में लिखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मीन्स होता है कौन सी सबसेल या ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब है। तो पेनिट्रेशन का ऑर्डर होता है एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। इसका मीन्स है कि एस न्यूक्लियस के सबसे करीब होगी। मतलब अगर हमारा ये न्यूक्लियस है तो ये एस है, ये पी है, ये डी है और ये एफ है। तो बताओ कौन सी सबसेल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है? एफ। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान है और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट है। इसके बेसिस पर दो क्वेश्चन बनते हैं और वो क्वेश्चन है ये बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, तो इलेक्ट्रॉन s में से जाएगा और बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉन p में से जाएगा। तो बताओ किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है? बेरिलियम की। तो कहीं पे लिख लो बेरिलियम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा नोट कर लो, बेरिलियम आयोनाइजेशन एंथैल्पी मोर देन बोरॉन, मोर देन बोरॉन। रीजन क्या होगा? बिकॉज, यहां लिखता हूं बेटा जिससे आसानी से देख जाए। बिकॉज बेरिलियम 2s इलेक्ट्रॉन more penetration power than boron 2p इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट रीजन है। पर 11th क्लास में टीचर ये वाला आंसर पढ़ा देते हैं कि बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, बट दिस इज इलॉजिकल आंसर है। एस में हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कोई कंसेप्ट ही नहीं लगता है, बट चलता है तो बेटा चलता। तो दो आंसर है। अगर आप 11th में हो तो इसको लिखने से नंबर मिल जाएंगे, बट दिस इज नॉट ए ऑथेंटिक आंसर। हम चलेंगे फोर्थ फैक्टर की। पेनिट्रेशन पावर का दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन 12th क्लास में। ध्यान से देखना बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये 4th एफ है और ये 5 है। 4f का मतलब है लेंथेनाइट और 5f का मतलब है एक्टिनाइट। तो बताओ लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में से किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है? लेंथेनाइट। तो लेंथेनाइट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेंथेनाइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन एक्टिनाइट because lanthanide 4f penetration power is more than 5। 12th क्लास में इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि लैंथेनाइड का 4f का एंगुलर पार्ट न्यूक्लियस में डीपली एम्बेडेड होता है। मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में, तो मैंने उस टेक्निकल लैंग्वेज को इजी लैंग्वेज में बदल दिया है कि लैंथेनाइड के 4f की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इसलिए लैंथेनाइड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्टिनाइड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी, जबकि लैंथेनाइड का साइज बड़ा होता है, जबकि लैंथेनाइड का साइज बड़ा होता है। पूरी बुक में पेनिट्रेशन पावर के सिर्फ यही दो क्वेश्चन है। अगर हम पेनिट्रेशन पावर नहीं भी समझें और ये दो क्वेश्चन ही याद कर लें तो हमें जीवन में पेनिट्रेशन पावर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम चलेंगे फोर्थ फैक्टर की तरफ। फोर्थ फैक्टर में है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग पावर।
शील्ड का मतलब होता है बचाव करना। जितनी शील्डिंग पावर ज्यादा होगी उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर एस की होती है, फिर पी की, और इनकी तो बहुत ही कम होती है। डी और एफ की शील्डिंग पावर सबसे पुअर होती है। शील्डिंग पावर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। अब ध्यान से देखना बेटा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा न्यूक्लियस है, यहाँ पे पी है और ये इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा है और यहाँ पे डी और एफ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो बताओ सबसे ज्यादा शील्डिंग पावर किसकी है? एस की। शील्डिंग पावर का मतलब क्या होता है? ये तो इसको खींचेगा अंदर और एस इसको रिपेल करेगा। तो मान लिया ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करता है, तो नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये 10 न्यूटन का फोर्स है और ये 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करता है, तो 9 न्यूटन। फिर से बेटा ये 10 है और ये 0.5 ही अप्लाइड करता है। तो बताओ बेटा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किसमें? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसकी शील्डिंग पावर सबसे बेस्ट होती। इसको जर्नल एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि देखो ये 3 फादर हैं और तीनों ही अपने बच्चों को पीट रहे, पर एस वाली मदर बहुत पावरफुल है और जैसे ही वो बच्चे को पीटना शुरू करते हैं मदर बीच में आ जाती है कि नहीं पीट सकते। दूसरे वाले केस में फादर पीट रहा है पर मदर दूर से बचा रही है, और तीसरे वाले केस में दोनों मिलकर पीट रहे हैं, दोनों मिलकर पीट रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है? एक्चुअल में क्या होता है, एस स्फेरिकल होती है और पी डंबल होती है और डी डबल डंबल होती है। इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है, जबकि इसमें यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स यहां से जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको रोक ही नहीं पाएगा, जबकि इसमें ऐसे दो दो केस है जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स को रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो एफ की डिफ्यूज शेप की वजह से एफ की शील्डिंग पावर सबसे पुअर होती। क्लियर? इसके बेसिस पर 11th क्लास का एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको समझा। ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, ये गैलियम है, ये इंडियम है और ये थैलियम, और ये 13 फैमिली है। अब हम सब जानते हैं जब ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, लेकिन 13th ग्रुप में ऐसा नहीं होता है। 13th ग्रुप में जब हम जाते हैं तो गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है और थैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंडियम से ज्यादा। ऐसा ही इसके पड़ोसी में भी होता है, टिन की लेड से कम होती है, और ऐसा ही इसके पड़ोस में होता है बिस्मिथ और एंटीमनी। ये एक्सेप्शन है। अब ध्यान से समझना ये बात। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p1, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और इसके पीछे कौन है? s। इसकी शील्डिंग पावर बेस्ट है, तो p पर लेस अट्रैक्टिव फोर्स हो। जबकि गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10 और 4p1।
इसके 4p में से जाएगा, पीछे कौन है, d, और d की शील्डिंग पावर कैसी होती है, सबसे पुअर, तो इस पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो बताओ किसको निकालना आसान होगा, किसको, इसको। क्लियर? तो लिख लो आंसर, गैलियम का आंसर लिखा रहा हूं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ, ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, या 3d इलेक्ट्रॉन लिखो, 3d स्पेसिफिक है, अगर 4d लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए जर्नल लिखो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, attractive force on p electron increases, so its ionization enthalpy is slightly more and size is slightly less. क्लियर है बेटा? गैलियम का साइज छोटा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग पावर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, attractive force on 4p electron increases, so gallium size smaller and IE higher than aluminum. गैलियम के डी की पुअर शील्डिंग पावर की वजह से, गैलियम में 3d की पुअर शील्डिंग पावर की वजह से 4p पर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। तो ये था हमारा फोर्थ फैक्टर। अब हम चलेंगे फिफ्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर में कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ये लोग आते हैं, ये सारे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पड़ोसी से ज्यादा होगी। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा नहीं, पड़ोसी से ज्यादा होगी, एडजेसेंट से कम होगी। इसके दो ही क्वेश्चन है, दो क्या बेटा, एक ही क्वेश्चन है बस। नाइट्रोजन 2s2 2p3, ऑक्सीजन 2s2 2p4, बताओ कौन स्टेबल है? दोनों में से किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है? कोई है? नाइट्रोजन का स्टेबल है, तो नाइट्रोजन IE ग्रेटर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। अब मैंने इन सारे फैक्टर्स को पढ़ा, और जब काफी साल तक मैं पढ़ता रहा तो फिर मुझे इंसाइट आई कि ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी। तो देखना बेटा, सबसे ज्यादा 8th का होता है, 8th ग्रुप का, या फिर P6 कॉन्फ़िगरेशन, उससे कम 7th का होगा, मतलब P5 कॉन्फ़िगरेशन। अब बताओ बेटा 7 के बाद कौन आना चाहिए था? 6, लेकिन 6 की बजाय बेटा कौन आ गया? 5। क्यों आ गया? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन P3, और फिर आ गया 4। क्यों आ गया? क्योंकि ये P4 है।
अब 4 के बाद बेटा कौन आएगा? नहीं, गलत लिख दिया, 6। अब आएगा फोर्थ ग्रुप, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन P2 है। अब P2 के बाद बेटा किसको आना चाहिए था? थर्ड को, लेकिन सेकंड आ जाता है क्योंकि S2 है। और अब थर्ड क्योंकि P1। और सबसे कम कौन सा बेटा? फर्स्ट ग्रुप। ठीक है। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन निकालने से उसका पीरियड चेंज हो गया तो फिर वो बेटा बियॉन्ड कंपैरिजन चला जाएगा, उसका कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे। थोड़ी सी अकल को बंद रखना, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। क्लियर? ये कॉम्पिटिटिव में बहुत बढ़िया काम करता है और कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। तो हम देखेंगे क्वेश्चन ये है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऑर्डर लिखने। हम आधे पेज में इसको लिख लेंगे और आधे में आंसर लिखेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, ये 7th ग्रुप है, ये 6th ग्रुप है, ये 5 है और ये 4 है। अगर हमको कुछ भी नहीं आता तो सबसे ज्यादा किस ग्रुप का कोई है क्या? 8th के बाद किसका नंबर आएगा? 7th का कोई है? यस। तो F। 7th के बाद कौन? मतलब आपको कोई अकल नहीं चलानी, अगर ये याद है तो बताओ बेटा 5th के बाद कौन आएगा? 6। तो O आ जाएगा और फिर का ये फर्स्ट आई ई का ऑर्डर हो। पर आजकल एग्जाम में फर्स्ट आई ई नहीं पूछी जाती, सेकंड पूछी जाती। तो ध्यान से सुनना, जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे तो इनके ग्रुप नंबर भी कम हो जाएंगे ना। ये 6 में हो जाएगा, ये 5 में आ जाएगा, ये 4 में और ये 3 में। बस फिर से हम वही अपनी लाइन याद रखेंगे। सबसे ज्यादा 8th का कोई है क्या? नहीं। उसके बाद 7th का कोई है क्या? 7th के बाद किसका होगा दीक्षा? कार्तिकेय। कार्तिकेय, हेलो। 7 के बाद किसका नंबर? तो 5 कौन है बेटा? O+। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा किसका हो गया? 5 के बाद कौन बेटा? उसके बाद कौन आएगा? और 4th के बाद बेटा सिंपल। देखो कोई डाउट है? ये सारे ही एग्जामों में आ चुका है, जेई में, नीट में, 11th में। क्लियर? कोई डाउट? अब मैं इस वाले का यूज करके दिखाने वाला हूं। इसको हटा दो बेटा, इस क्वेश्चन को हटा दो। ओ भाई लोगों, हटा दूं क्या? ओके बेटा, फिर से देखना, मैंने फिर से क्वेश्चन लिख लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो फर्स्ट आई ई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये बेटा 4th ग्रुप, ये 3rd ग्रुप, ये 2nd ग्रुप, ये 1 ग्रुप। या इसका कॉन्फ़िगरेशन S1, ये S2, ये P1, ये P2। तो सबसे ज्यादा किसका? तो कार्बन का हायर होगा, P2 के बाद किसका? उसके बाद बोरॉन और उसके बाद लिथियम।
क्लियर? अब जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन दे चुके होंगे तो ये P1 रह जाएगा, ये S2 हो जाएगा और ये S1। ये था 2s। अब बेटा ये क्या रह गया? तो देखो इसने पीरियड बदल लिया है ना, इसका N1 घट गया है 2 से, तो ये बियॉन्ड कंपैरिजन चला गया। अब इसकी कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे। अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा किसका? B+, और B+ के बाद C+, और C+ के बाद दोनों ही क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, जितने भी एग्जाम हैं सब में आ चुके, सब में पूछे जा चुके। क्लियर? कोई डाउट है बेटा किसी को? बेटा किसी बच्चे को डाउट है क्या? हेलो, डाउट है बेटा? ओके बेटा, हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि विच है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी? ए का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2p5। बी 1s2 2s2 2p6 3s2। सी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। डी 1s2 2s2 2p3। अब कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो बताओ बेटा किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होगी? मैंने देखा बेटा ये दोनों ही ना 7th ग्रुप के P5 है, दोनों ही P5 है, और बहुत अच्छा हो कि आप इनको एलिमेंट में कन्वर्ट कर। ये वाला 2nd ग्रुप का है और ये वाला 5th ग्रुप का है, मतलब नाइट्रोजन। तो बेटा इधर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? क्या होगी बेटा? इंक्रीज। तो हाईएस्ट किसका होगा बेटा? एक ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट हो। हम देखेंगे एक और क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन ये है कि एक एलिमेंट के 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पी गिवन है, 5 या 4। एग्जाम्पल 10, 20, 200, 600, और एक एलिमेंट के 5 आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी हुई है। कितनी बेटा? बेटा कितनी दे रखी है? 5। ये ग्रुप किस एलिमेंट, किस ग्रुप का है? ये एलिमेंट किस ग्रुप से रिप्रेजेंट करता है? इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये हिंट है। देखो बेटा ये IE1, ये IE2 और ये IE3, so on 4, 5। जहां सबसे ज्यादा चेंज आए तो देखना बेटा चेंज यहाँ कितने गुना हो गया बेटा। गुना देखना है, गुना टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया? 2 गुना। यहां बेटा कितने गुना? यहां कितने गुना?
और यहाँ कितने गुना? तो बताओ बेटा कहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज आया है? कहाँ पे बेटा कार्तिकेय सबसे बड़ा चेंज कहाँ आया है? एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड ग्रुप, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच में सबसे ज्यादा चेंज आया है। क्लियर है बेटा? है? नहीं, जो लोअर होगा दोनों में से वो ग्रुप नंबर हो, जो दोनों में से लोअर होगा। अब देखना बेटा, बताओ बेटा किस ग्रुप से रिलेटेड है दीक्षा? दस गुना, दो गुना, दो गुना, तो कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप से रिलेटेड है क्योंकि फर्स्ट के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत बड़ा चेंज आया है। हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो 11th क्लास की बुक में देखा हो। सोडियम नहीं, मैग्नीशियम फर्स्ट आईपी more than sodium, but sodium second IP more than magnesium। तो देखते हैं आंसर। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281 और इसने बेटा इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो देखो बेटा कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ये 10th वाले बेसिस पे लिखा है, और नहीं तो बेटा 2p6 3s1, और ये कितना हो गया? अब मैग्नीशियम को लिखा तो 2p6 और 3s2, मैग्नीशियम प्लस बन गया 2p6 3s1। तो बेटा ये ज्यादा होगा क्योंकि इसका पीरियड में है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। लेकिन अब ये कैसा हो गया है? इसने पीरियड बदल लिया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया है। तो सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरी हाई। क्यों है बेटा बहुत हाई? क्योंकि सोडियम ने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया है। एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एक बार पीरियड बदलने के बाद फिर कोई कंपैरिजन नहीं रह जाता। इसका ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट। तो जहां पे पीरियड बदल गया फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? देखो भैया किसी को डाउट है क्या? अरे भैया किसी को डाउट है क्या? ओ भाई लोगों, ये बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का टॉपिक खत्म हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बेटा कल पढ़ा, या चलो एक टॉपिक और पढ़ा दो। पढ़ लो बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहले इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे और आजकल इसका नाम है ई गेन एंथैल्पी।
एंथैल्पी हम एनर्जी को कहते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy released when electron add in neutral gaseous atom अगर हम किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो जो एनर्जी निकलेगी उसको बेटा क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। एग्जाम्पल में हमारे पास एक गैस है और हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, तो इसमें जो डेल एच की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी, मतलब एक्सोथर्मिक। तो जब भी किसी में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है। लेकिन अब देखो बेटा ये कैसा हो गया है, अब ये हो गया है नेगेटिव। तो जब हम इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो अब एनर्जी निकलेगी नहीं, देनी पड़ेगी, और वो इसी बात का क्वेश्चन बना देगा, कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंडोथर्मिक क्यों होती है। तो लिख लो बेटा आंसर, सेकेंड ई गेन मोर in endothermic because negative ion repels incoming electron क्योंकि ये नेगेटिव आयन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इस रिपल्सन को खत्म करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उससे कम निकलती। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमेशा पॉजिटिव होगा, सिर्फ एक ही नेगेटिव होगी, कौन सी। अब ध्यान से देखना बेटा फैक्टर, तो एक ही फैक्टर बेटा आज समझाऊंगा बस। E gain enthalpy inversely proportional to size, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जिसका साइज छोटा उसकी ई गेन ज्यादा। तो ध्यान से देखना बेटा, ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन, तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए तनीषा? तनीषा, फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होता है उल्टा ऐसा, जबकि बाकी में यही ऑर्डर होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा फ्लोरीन ई गेन लेस देन Cl, व्हाई? 11th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अब कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनना। ये फ्लोरीन टीचर है और ये क्लोरीन टीचर, दोनों की क्लासरूम में 7-7 बच्चे पढ़ रहे हैं बेटा, 3-7, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ही टीचर की क्लास में 7-7 बच्चे पढ़ रहे हैं।
फ्लोरीन बाथरूम जितने बड़े कमरे में पड़ा रहा है और क्लोरीन एक बहुत बड़े हॉल में पड़ा रहा है। अब जब बताओ बेटा 8वां बच्चा पढ़ने आएगा तो किसके बच्चे ज्यादा हल्ला मचाएंगे, किसके बच्चे इस इलेक्ट्रॉन को घुसने नहीं देंगे, किसके, क्यों नहीं घुसने दे रहे, इसके साइज की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, ड्यू टू very small size and high charge. Fluorine electron, fluorine valence electron repel incoming electron. लिख डालो बेटा, fluorine incoming electron repel the, नहीं, fluorine valence electron repel the इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं बहुत छोटे साइज की वजह से, इसलिए फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से कम होती है। और ऐसा हर ग्रुप में पहले एलिमेंट में होता है, मतलब ऑक्सीजन की सल्फर से कम होगी, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम होगी। तो यहां से इंसाइट आई, हर ग्रुप के पहले इलेक्ट्रॉन की, नहीं, पहले एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी दूसरे से कम होती है। लिख लो बेटा इसे, हर ग्रुप के पहले एलिमेंट की आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दूसरे वाले से कम होती है। दूसरे वाले से कम होती है, ठीक है बेटा। कल फिर से बेटा 7:30 पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।